जिंदा हूं जब तक भारतीय जनता पार्टी में, तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं टूटूंगा झुकूंगा नहीं, चाहे मैं जिंदगी भर जेल में रह लूं, कुछ नहीं बचेगा तो घर जाके बैठ जाऊंगा, पर डर के और घबरा के, कमजोर होके नहीं। अगर जनता पे भरोसा है, जनता जिस दिन मुझे नकार देगी, जनता जिस दिन नरेश को पहचानने से मना कर देगी, उस दिन नरेश अपने घर चला जाएगा। अंता विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के बाद कुछ ऐसे मुद्दे तो होंगे जो आपके दिमाग में, ख्याल में होंगे कि उनको मुझे करना ही है। अंता को भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा। किसी अधिकारी, कर्मचारी, थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम की औकात नहीं होगी कि किसी आम जन से 1 रुपया मांग ले। किसी पटवारी की, किसी भी सरकारी नुमाइंदे की औकात नहीं होगी आम जन से 1 रुपया मांग ले। जनता के लिए पूरा समय 24 घंटे जनता के लिए दूंगा, और जनता के लिए मर मिटने का जज्बा जो है अभी तक उसको बरकरार रखूंगा, जनता के लिए काम करूंगा। तो चुनाव लड़ा, हार गया, फिर दूसरा चुनाव लड़ा, वो जीत गया, फिर तीसरा चुनाव लड़ा, फिर हार गया, 2 बार एमएलए का चुनाव हार गया, अब एक बार और, देखो ईश्वर क्या करता है। मैं इसलिए सीएम साहब को टारगेट नहीं करता क्योंकि मैं जिन लोगों से लड़ रहा हूं वो सीएम साहब से भी बड़े हैं बीजेपी में। पिपलोदी का जो मामला था वो वसुंधरा जी से जुड़ा हुआ मामला था, तो वसुंधरा जी के सामने जैसे सीएम साहब उस दिन जाना चाह रहे थे झालावाड़, लेकिन वसुंधरा जी नहीं जाने दिया, और सीएम होने के बावजूद वहां नहीं जा पाए। पहले समरावता में जेल रहा तो बिरला जी ने वो कर दिया, वीटो कर दिया, और बिरला जी तो मेरे हाथ धो के ऐसे पीछे पड़े हुए हैं कि मुझे लगता है कि पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा मेरा, क्योंकि वो लोकसभा स्पीकर है, बहुत बड़े तीसरे पद पे बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है जो आज तो मेरे साथ हुआ है वो कल पायलट साहब के साथ भी होने वाला है कांग्रेस में। जो मेरे साथ हो रहा है वो हो सकता है जैसे 2018 में भी हुआ था पायलट साहब के साथ, वो आने वाले समय में भी होगा, और हो सकता है कि एक दिन ऐसा है जो बेनीवाल जी, पायलट साहब और हम सब एक ही मंच पे रहेंगे। फिल्मी जगत में सेलिब्रिटी तो आपने सुना ही होगा, लेकिन राजनीति में भी सेलिब्रिटी है। राजस्थान की राजनीति में एक सेलिब्रिटी है जो नरेश मीणा है। कांग्रेस और बीजेपी के कैंपों में भी खलबली मची हुई है जब से अंता उपचुनाव का डेट डिक्लेयर हुआ है, और कांग्रेस ने अपना एक हारा हुआ प्रत्याशी वापस से दोबारा डिक्लेयर कर दिया है, और बीजेपी में इतनी बड़ी हड़कंप मची हुई है कि अभी तक टिकट डिसाइड नहीं हुआ है। क्यों? वो नरेश मीणा जो सेलिब्रिटी है राजनीति के, इन्होंने हड़कंप मचाया हुआ है। जिस तरह से अंता की पृष्ठभूमि में लगातार 8 महीने जेल रहने के बावजूद भी अपने क्षेत्र में जो लोकप्रियता है इन्होंने अभी बरकरार रखी हुई है, और इन्होंने ताल ठोकी है निर्दलीय चुनाव लड़ने की। कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उनकी आपसी खींचतान की वजह से। अब कांग्रेस को खुद को महसूस होने लगा है कि कहीं हमने गलत टिकट दे दिया है, लेकिन अब करें क्या, बदल भी तो नहीं सकते, उनकी मजबूरी बन गई है। आखिरकार आज हमारे साथ है नरेश मीणा। इस अंता उपचुनाव के बारे में हम बातचीत करेंगे। नरेश मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका। आपका इस अंता उपचुनाव के बारे में क्या कहना है कि आपका टिकट कांग्रेस ने काटा, कांग्रेस के कैंप में खलबली मच गई जैसे ही आपका टिकट कटने के बाद कुछ नेता कांग्रेस के ही नाराज चल रहे हैं प्रमोद जैन भाया के टिकट से। देखिए, किसने काटा, क्यों काटा, ये तो कांग्रेस वाले अब जाने। मैं तो 14 अक्टूबर को नामांकन अपना निर्दलीय के रूप में दाखिल कर रहा हूं, और जनता के दरबार में ढोक लगा के जनता का आशीर्वाद लेने अंता के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, घर-घर पहुंचूंगा, और जनता से आग्रह करूंगा कि मुझे 25 साल छात्र राजनीति से लेकर अब तक हो गए हैं। जनता के खातिर कई मुकदमे झेले, कई बार जेल गया। राजनीति में भी बहुत सारे नेताओं के, बहुत सारे लोगों से संबंध जोड़े कि मुझे फायदा मिल जाए, कोई अंगुली पकड़ के आगे बढ़ाए, लेकिन निराशा मिली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छबड़ा चुनाव हारने के बाद देवली उनियारा में जब मैं टिकट मांग रहा था तो पहली बार बाबा खाटू श्याम के दरबार में गया था। तब ऐसी स्थिति थी कि निराश हो गया था, हताश हो गया था, और कहते हैं कि हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम बनते हैं। उस समय निराश, हार मानकर मैं बाबा खाटू श्याम के दरबार में ढोक देने गया था। मुझे लगता है कि सारा मार्ग अब बाबा श्याम दिखा रहे हैं। मन आगे पीछे हो रहा था जब देवली चुनाव था, लेकिन कोई शक्ति का वो हुआ कि मैं चुनाव लड़ा,
60,000 वोट आए और मेरी ताकत बढ़ी। मुझे लगता है कि बाबा खाटू श्याम का एक चमत्कार है कि अंता में चुनाव हो रहे हैं और मुझे निर्दलीय के रूप में बाबा श्याम का आदेश है कि मैं निर्दलीय के रूप में लड़ रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि जनता इस बार मुझे पूरा भरपूर आशीर्वाद देगी और चुनाव जिताकर भेजेगी। कांग्रेस के दिग्गज नेता जो कांग्रेस के प्रभारी है राजस्थान से सुखविंदर सिंह रंधावा झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि मैंने नरेश से मेरे से मिला नहीं। एक वीडियो वायरल हो रहा है कि नरेश उसमें रंधावा साहब से मिल रहे हैं। आखिरकार रंधावा साहब को झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ी? आखिरकार वीडियो इतना तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक बार नरेश मेरे से मिलता था। इस झूठ के ऊपर नरेश क्या कहेंगे? देखिए, मैं रंधावा साहब से कई बार मिला था, वीडियो भी वायरल हुए हैं। दिल्ली VICC में मैं उनके कार्यालय के चक्कर काट के आया हूँ। अब पता नहीं वो क्यों ये कह रहे हैं कि भाई मैं नरेश से नहीं मिला। बड़े नेता हैं। रंधावा साहब कहते हैं कि मैं नरेश के सामने छोटा नेता हूं। नरेश उसका जवाब देते हैं कि हाँ, आप छोटे हो, क्योंकि एक निर्दलीय चुनाव लड़ा देवली उनियारा से, वहां पर 60,000 वोट हासिल किए। खुद रंधावा 52,000 वोटों से पीछे, 52,000 वोट उनको उनके खुद के चुनाव में मिले। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, राष्ट्रीय नेता, डिप्टी CM पंजाब के रहे हैं, तो उन पर तो क्या टिप्पणी करें अपन। मैं तो उनकी उम्र में भी और हर तरह से बहुत छोटा हूँ कुल मिला के। क्या कांग्रेस के वो नेता आपकी मदद करेंगे कि जो आपसे अस्पताल में आ रहे थे मिलने, आपकी कुशल क्षेम पूछने में? उसमें MLA इंदिरा मीणा, मुरारी लाल मीणा, तमाम कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। सचिन पायलट ने फोन किया, अशोक गहलोत ने खुद FB पोस्ट डाला है। इस पर कुछ कहेंगे? आप आश्वस्त थे कि भाई मुझे टिकट मिल जाएगा आखिरकार? टिकट का मुझे पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने टिकट मांगा था। लेकिन जिस जल्दबाजी में टिकट डिक्लेयर हुआ है, उसमें कहीं न कहीं साजिश थी, षड्यंत्र था। उनको लग रहा था, राहुल गांधी जी विदेश में थे, कि अगर राहुल गांधी जी यहाँ देश में रहेंगे और कहीं न कहीं नरेश मीणा की आवाज उन तक पहुंच गई, उनके जिस तरह से सोशल मीडिया पे जिस तरह से लोग टिकट मांग रहे थे, तो उनको लग रहा था, इसलिए उन्होंने शायद बहुत जल्दबाजी करके और मेरा टिकट काट के किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो बीजेपी भी आप हेलो, अशोक गहलोत नसीहत देते हैं, गुस्सा मत करिए, शांत रहिए, लेकिन टिकट नहीं देते हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे? गहलोत साहब ने जो मुझे गुस्से की जो नसीहत दी है, वो उनका कहना ठीक है, और बहुत सारे लोग, अन्य भी लोग मेरे शुभचिंतक इस बात को कहते हैं कि मेरे में गुस्सा ज्यादा है, लेकिन मैं उस पर कंट्रोल कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। आप निर्दलीय लड़ेंगे या थर्ड फ्रंट में जाएंगे? मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ। मैंने ये बात का सब लोगों से राय मशवरा किया था, तो सबने यही कहा कि निर्दलीय लड़ो, तो मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ। किन मुद्दों को लेकर आप अंता चुनाव में जा रहे हैं? मेन मुद्दा तो मेरा भ्रष्टाचार का है कि अंतम जिन को अब तक चुना है सब भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। दूसरा, वहां बजरी का बड़ा मामला है। वहां नदियां हैं, नदियों से बजरी निकलती है, और बजरी नदियों के किनारे होने के बावजूद भी अंतर क्षेत्र के लोगों को बहुत महंगी रेत मिलती है मकान बनाने के लिए, कोई घर बनाने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि उनको सुलभ तरीके से और सस्ती बजरी मिले, रेत सस्ती मिले। कुछ हाड़ौती के जो कुछ नेता हैं जो चाहते हैं कि नरेश मीणा विधायक नहीं बने, वरना हमारा राजनीतिक मंच, हमारा करियर खत्म कर देगा। मेरी पूरी राजनीति का मकसद केवल पद लेना, MLA बनना, MP बनना नहीं है, बल्कि राजनीतिक जीवन में है तो राजनीति में कुछ बदलाव करें। और वहां जिस तरह से व्यापारी सोच के लोग जो बैठे हुए हैं, उनको राजनीति से हटाकर किसानों के बच्चों को राजनीति प्रतिनिधित्व के लिए लड़ाई लड़ूं, और जो भी वहां किसान कौमें हैं उनको राजनीति में पद दिलाने के लिए उनके लिए लड़ाई लड़ूं। उसी के तहत अभी मैं काम कर रहा हूं। और इसी से सारे वो जो व्यापारी सोच के जो लोग हैं, बड़े छत्रप हैं, वो डरे हुए हैं, और यही कारण है कि सब लोग मिलकर मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। बीजेपी से भी आपको ऑफर था टिकट का? हाँ बिल्कुल, अभी भी है, लेकिन मैंने जब पहले दिन ये कह दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो इतना है, मैंने कह दिया, जवान दिया जनता को, तो मैं मेरे जीते जी में BJP में नहीं जाऊंगा। क्या लगता है कि कितने मार्जिन से जीत होगी? ये तो मैं अभी कैसे कह सकता हूँ। मैं तो जनता के दरबार में जाऊंगा, जनता के दरबार में ढोक लगाऊंगा, जनता से आशीर्वाद मांगूंगा, और ये तो जनता के ऊपर, जनता मुझे कितना आशीर्वाद देती है। जिस तरह से बीजेपी के कैंप में और कांग्रेस के कैंप में खलबली मची हुई है, थोड़ा इस पर कुछ आपकी राजनीतिक प्रतिक्रिया? मुझे ऐसा लग रहा है कल से जो भारतीय जनता पार्टी का टिकट है, वो कहीं ना कहीं ये सोच के दिया जा रहा है कि नरेश मीणा नहीं जीतना चाहिए, चाहे कांग्रेस BJP से कोई भी जीते। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसे व्यक्ति को शायद हो सकता है कोई डमी को उतार दे,
हो सकता है कोई मीणा कैंडिडेट को उतार दे ताकि 2 मीणा हो जाए और प्रमोद जैन भाया को उसका फायदा मिल जाए, क्योंकि वहां यही है। गुड्डा साहब ने भी कहा पहले, वसुंधरा जी के बेटे के खिलाफ भाया जी ऐसे खुद लड़ते हैं, ऐसे व्यक्ति को लड़ाते हैं जो उनको दुष्यंत को फायदा मिलता है, और वो लोग भी भाया के खिलाफ ऐसे कैंडिडेट को उतारते हैं जो भाया को फायदा मिलता है। सच्चाई तो ये, अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत कैंडिडेट को अगर टिकट देना चाहती तो माली समाज वहां सबसे ज्यादा है, माली समाज के बेटे को टिकट देना चाहिए। अगर वो माली समाज के बेटे को टिकट देगा तो मेरी और माली समाज के जिसको भी कैंडिडेट आएगा हम दोनों में टक्कर रहेगी, भाया तीसरे नंबर पर जमानत होगी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी सीधा सीधा अभी टिकट डिक्लेयर नहीं कर रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं उनको लगता है कि प्रमोद जैन भाया को सपोर्ट करने का। मुझे लग रहा है ऐसा कि अगर जैसे अब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और उसके बावजूद भी अगर किसी मीणा कैंडिडेट को उतारती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो प्रमोद जैन भाया का फायदा करना चाहती है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे जो भरत सिंह जी कुंदनपुरा, उन्होंने लगातार 3 साल तक उन्होंने सीएमआर जाना छोड़ दिया था। उन्होंने लगातार पत्र व्यवहार करते थे सीएम अशोक गहलोत से कि प्रमोद जैन भाया ने जो भ्रष्टाचार किया उसकी जांच कराइए, उनको पद से हटाइए, लेकिन वो डटे रहे। अशोक गहलोत ने इतनी मेहरबानी करी कि उनको पद से नहीं हटाया, और अभी और मेहरबानी कर दी कि उनको दोबारा से टिकट दे दिया हारने के बावजूद भी। इस पर कुछ कहेंगे? भरत सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति से ईमानदार और अपनी बात पर पक्के थे, उन्होंने कहा था तुम प्रमोद जैन भाया को, इसको भ्रष्ट मंत्री को हटाओ, नहीं हटाते हो तो मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। और वो इस बार देखा होगा आपने, उन्होंने टिकट नहीं लिया, वो चुनाव नहीं लड़े विधानसभा का। वो 3 साल तक विधानसभा नहीं गए। उन्होंने लास्ट में तो अपना मुंडन करा के वो बाल कटवाकर और अशोक गहलोत को भ्रष्टाचार के खिलाफ सांकेतिक रूप से वो भेजते थे। अब वो नहीं रहे, उन्होंने पूरा जीवन पिछले जो उनका दौर रहा उस समय पूरे भ्रष्टाचार के भाया के काले कारनामों को सब दुनिया के सामने रखा। उनके अंतिम संस्कार में ये लोग सारे नेता गए थे, लेकिन अगर सच्ची श्रद्धांजलि तो उनको तभी होती जिस व्यक्ति का वो विरोध कर रहे थे उस व्यक्ति का पार्टी टिकट काट के और किसी अच्छे व्यक्ति को टिकट देती। लेकिन दुर्भाग्य है भरत सिंह जी हमारे बीच में नहीं है। लेकिन मैं नरेश मीणा भरत सिंह जी का मेरे पर विशेष आशीर्वाद रहा, उनका मेरे पर कृपा रही, वो इसलिए रही कि उनका ये विश्वास था कि भाई नरेश ईमानदारी की राजनीति करेगा, नरेश इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ जिस मजबूती से लड़ रहा है, इसलिए उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। मैं उनके पद चिन्ह पर चलने का प्रेरणा लेता हूँ, शपथ लेता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि मैं भरत सिंह जी की ईमानदारी, उनकी निष्ठावान, उनकी जो सिद्धांतों की राजनीति उसी पे आगे बढ़ूंगा और उनके मार्ग को मजबूत करूंगा और उनके जो सपने हैं उनको पूरा करूंगा। कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी बनी कि दोबारा से प्रमोद जैन भाया को टिकट देना? उनके ऊपर काफी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, उन्हीं के पार्टी के विधायक, उन्हीं की पार्टी के मतलब मंत्रियों ने उनके ऊपर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के ऊपर। आप तो उस क्षेत्र से आते हैं। हमें तो ये बताया गया है कि कांग्रेस में जिस तरह का भाया के पास धनबल है और धनबल का उपयोग वो जिस तरह से करते हैं, कांग्रेस के कई घर, कांग्रेस के नेताओं के कई घर, उनके दाल रोटी जो है वो भाया के घर से चलती है। यहाँ कांग्रेस का कार्यालय बन रहा है तो उसमें भी उसका सबसे बड़ा योगदान भाया का है पैसे देने में। कांग्रेस वालों को कुछ करना नहीं पड़ता, जब 12 में जाते हैं तो बड़े बड़े मंच और बड़े बड़े वो करवा देता है, पैसों से भीड़ इकट्ठी कर लेता है। तो ऐसे में उसके धनबल के आगे कांग्रेस नतमस्तक है। कांग्रेस हमेशा से चुनाव से पहले कहती है कि हम हमारे एक पार्टी में यदि कोई भी भ्रष्टाचार करेगा उसको हम टिकट नहीं देंगे क्योंकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। इस पर कांग्रेस केवल कहने के लिए है। कांग्रेस तो ये भी कहती है कि हम आदिवासियों को, दलितों को, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कहाँ बढ़ाया? नरेश को तो टिकट नहीं दिया। मेवाराम जैन को, जिसकी एक सीडियां वायरल हुई, वीडियो वायरल हुए, उस मेवाराम जैन को कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कराया, जिसका विरोध पूरे बाड़मेर में लोग कर रहे हैं, किसान कौमें कर रही। जब से आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है और 14 अक्टूबर को नामांकन कर रहे हैं, इसी बीच में प्रमोद जैन भाया का कुछ फोन आया कि नरेश रुक जाओ या मेरा सपोर्ट करो, आप भी कांग्रेसी? उसकी हिम्मत नहीं है। वैसे तो बेशरम है। भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब ने उस पर इतने आरोप लगाए, उसको कहा, लेकिन उसके बावजूद भी भरत सिंह जी से मिलने चला गया था हॉस्पिटल में। भरत सिंह जी ने उसकी शक्ल भी नहीं देखी, अपना मुंह मोड़ लिया था। लेकिन उसको पता है उसकी हिम्मत नहीं है मेरे से बात करने की। सचिन पायलट हमेशा आपकी तारीफ करते रहते हैं जगह जगह मंच पे कि युवा है, ऊर्जावान है, छात्र राजनीति से निकला हुआ, उसको समझ है, उसको मुद्दों की जानकारी है और टिकट मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी इतनी पैरवी करने के बावजूद टिकट नहीं दिया। इनको इसी बात का डर था कहीं राहुल गांधी जी आ जाए, पायलट साहब और जो राष्ट्रीय लेवल पे कहीं मेरे शुभचिंतक नेता थे कांग्रेस में, वो कहीं इसकी बात को पायलट राहुल जी के पास रख दे और उसको टिकट मिल जाए, इसलिए टिकट काट दिया। अब पायलट साहब कांग्रेस में, मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ तो मैं तो उस पर क्या टिप्पणी करूं, लेकिन मैं पायलट साहब की कार्यशैली को सराहता हूँ। उनकी कार्यशैली बड़ी शानदार है, उनका बोलचाल बड़ा शानदार है। मेरे में कुछ कमियां हैं, इसको मैं भी स्वीकार करता हूँ, उसमें बदलाव कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं भी उनकी तरफ। कोई बीजेपी के बड़े नेता हैं जो आपके पीछे लगे हुए हैं, आपको भी पता है, सोशल मीडिया पर भी गलत वायरल चीज कराते रहते हैं, कुछ उनको नसीहत? हाँ, अभी ये चल रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो मिलकर काम करते हैं। आप प्रमोद जैन भाया का उदाहरण ले लो ना,
प्रमोद जैन भाया पे अभी इतने सारे मुकदमे लगे हैं, उसको जेल किसने क्यों नहीं भेजा गया? जब बीजेपी में वो अभी कांग्रेस में खड़ा हुआ है, कांग्रेस की टिकट लेकर, वो अब तक बीजेपी वालों को बेवकूफ बनाता रहा है कि मैं बीजेपी में आ रहा हूँ, बीजेपी में आ रहा हूँ, बीजेपी में आ रहा हूँ, लेकिन कभी बीजेपी में नहीं जाएगा। वो जाएगा जिस दिन मुझे कांग्रेस अभी मुझे टिकट दे देती तो बीजेपी में चला जाता, खत्म हो जाता। लेकिन पहले उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, फिर भी ईडी सीबीआई नहीं आई, क्योंकि अमित शाह का हाथ है, बीजेपी के ओम बिरला जी का हाथ है। ओम बिरला जी ने अभी कंवरलाल को क्यों हटाया? कंवरलाल जी को इसलिए वहां से हटाया क्योंकि कंवरलाल जी ने इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा दिए थे जब वो एमएलए थे। मुकदमे दर्ज हुए तो उससे बचने के लिए ओम बिरला जी ने और भाया जी ने मिलके और कंवरलाल जी को ठिकाने लगा दिया, जेल डाल दिया। तो सब मिक्सअप है, कुल मिला के सब मिक्सअप है। हारोती की राजनीति मिक्सअप है। ओम शांति के नारे लगते हैं कोटा में, ओम बिरला जी और शांति धारीवाल जी एक है, 12 में प्रताप सिंह सिंघवी, प्रमोद जैन भाया एक है। और यही कारण है कि इसलिए इनके खिलाफ लड़ रहे हैं कि इनके जो गठजोड़ हैं इनको जनता को समझ में आना चाहिए। ये तो आपस में मिलकर अपने काम निकाल लेते हैं और जनता उसमें बेचारी फिसती है, जनता का नुकसान होता है। क्या कांग्रेस भाजपा का एग्रीमेंट है टिकट के लिए कि अंता के लिए कि हम आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ना कि ये दुष्यंत के खिलाफ ऐसा कैंडिडेट उतारते हैं लोकसभा में कांग्रेस वाले भाया कि वो आराम से दुष्यंत जीत जाए। इधर से जब भाया चुनाव लड़ता है तो वो कमजोर कैंडिडेट उतारते हैं। मतलब पूरी दोस्ती निभाते हैं? सब दोस्ती है, ओपनली दोस्ती है। आप एक आज आपने देखा नहीं अभी पिपलोदी कांड में नरेश मीणा के अलावा एक भी कांग्रेस का कोई व्यक्ति था जो वहां पे उसके खिलाफ बोला, वसुंधरा जी के खिलाफ? एक शब्द बता दो मुझे। प्रमोद जैन भाया का जीवन का एक शब्द बता दो जिसमें वसुंधरा जी के खिलाफ बोला हो। एक शब्द बता दो, एक शब्द बता दो जिसमें प्रमोद जैन भाया ओम बिरला जी के खिलाफ बोला हो कभी। क्या कारण है? आप जो कांग्रेस की राजनीति करते हो तो क्यों नहीं उनके खिलाफ प्रतिक्रिया देते? झालावाड़ के पिपलदी में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, एक स्कूल की इमारत गिरने से और मासूम बच्चों की जान चली जाती है और बदले में सरकार उनको मुआवजे में बकरियां सौंपती है, उस पर कुछ कहेंगे? और उसके लिए आपने अनशन किया। वो तो सबके सामने आ ही गया। एक तरफ तो झालावाड़ में तो उनको आदिवासियों को बकरियां दी कि आप जंगल में बकरियां चराओ और अपना रोजगार कमाओ, और दूसरी तरफ जमुआ रामगढ़ में एक आदिवासी बच्चा जब बकरियां लेके जंगल में गया तो उसको नंगा करके मारा और उसके कारण से वो सुसाइड कर लिया। एक तरफ आप बकरियां रोजगार के नाम पे दे रहे हो, दूसरी तरफ चलाने जाते हैं तो मार देते हो। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री है, उसी क्षेत्र से आते हैं, फिर भी उन्होंने कुछ उत्सुकता नहीं दिखाई और उनको मुआवजा दिलाने के लिए कुछ नहीं किया, उधर दौरे पर भी नहीं गए। दुर्भाग्य की बात है, वो वसुंधरा जी का एरिया है, उनका क्षेत्र है, वहां दूसरा कोई जा नहीं सकता। भजन लाल जी जाना चाह रहे थे, उनको नहीं जाने दिया। मुख्य शिक्षा मंत्री को तो दमी क्या है जो वहां चला जाए वसुंधरा जी के एरिया में। जाना चाहिए था, लेकिन उनकी मदद करनी चाहिए था। वो मामला पुराना हो गया। मैंने तो उनकी जितनी मेरे से मदद हुई, मैंने तो जेल भी उनके चक्कर में 40 दिन काटी, अनशन पे 15 दिन बैठा रहा। उनकी जितनी जन सहयोग से मदद हुई, 1 करोड़ रुपए मैं दे के आया हूँ उन लोगों को। और अब अंता की जनता मुझे मौका दे देगी तो अंता की जनता के लिए भी ऐसे लड़ते रहेंगे। एक सवाल मेरा है कि कांग्रेस के नेता काफी हैं जो आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखा। वही प्रताप सिंह खाचरियावास आपका अनशन तोड़ाने आए थे, आप नहीं तोड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना भाई समझ के, छोटा भाई समझ के उन्होंने बोला कि नरेश तुझे पीना ही पड़ेगा, जान चली जाएगी, अपन को आगे लड़ना है। ऐसे तमाम इंदिरा मीणा एमएलए, मुरारी लाल जी आए, तमाम, ऐसा कोई एमएलए नहीं है जो कांग्रेस का, और भी मतलब दूसरे आए थे, मतलब सचिन पायलट नहीं आ पाए तो, लेकिन उन्होंने आपको फोन किया। अशोक गहलोत ने खुद एफबी पोस्ट डाला कि नरेश अनशन तोड़िए, ये ठीक नहीं है। अब लगता है कि ये जो लोग एक से आए थे सब मदद करेंगे आपकी चुनाव? लगता है आपको अंदर से कुछ? देखो, मैं तो क्या उम्मीद करूंगा, तो कांग्रेस में है, लेकिन क्योंकि दोस्ती भाईचारा, और मुझे लगता है कि जो लोग कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, ऐसा थोड़ी कि बीजेपी में सारे लोग मेरे खिलाफ। बीजेपी में बहुत अच्छे लोग हैं, अंता में बीजेपी कांग्रेस में बहुत अच्छे लोग बैठे हैं जो सोच रहे हैं कि यार कोई तो है जो ये धन्ना सेठों के खिलाफ बोल रहा है, कोई तो है जो कीमत चुका रहा है धन्ना सेठों से लड़ने की, जो जेल जा रहा है फिर भी डर नहीं रहा, लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे तमाम लोग जिनको लगता है कि राजनीति में बदलाव होने चाहिए, अच्छी राजनीति, अच्छे लोग आने चाहिए, उन तमाम लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। अंता की जनता आपके साथ नजर आ रही है, जिस तरह से लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, मीडिया के माध्यम से, हम भी वहां उधर गए तो कुछ कहते हैं आपको अंता की जनता की, नरेश तुम इतना संघर्ष कर रहे हो, उसके लिए कभी कुछ कहते हैं कि मोटिवेट करने के लिए? जनता का आशीर्वाद मिल रहा, जनता का सहयोग मिल रहा, मुझे कहीं न कहीं से ये उम्मीद है कि मैं चुनाव जीत सकता हूँ, इसलिए तो चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर मुझे नहीं लगता तो मैं नहीं लड़ता, मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि अंता की जनता मुझे आशीर्वाद जरूर देगी। अंता की जनता इसलिए देगी, मैं छबड़ा चुनाव लड़ा, वो मेरा गृह जिले में था, अंता भी मेरे गृह जिले में है। तो मैंने 12 से आकर राजस्थान की राजधानी जयपुर में छात्र राजनीति में अपना नाम किया, अंता 12 जिले का नाम गौरवान्वित करवाया। अंता से आके 12 से आके मैंने टोंक जिले की देवली में चुनाव लड़ा, 60,000 लोग वहां से मेरे को वोट दिए, जहाँ मेरे रिश्तेदार नातेदार कोई नहीं थे। अंता में तो हमारे रिश्तेदार नातेदार भी है, हमारे मिलने वाले भी हैं, आसपास पूरे लोग हमारे परिवार को जानते हैं, हमारे पुरानी पीढ़ियों से जानते हैं, हमारे नेचर को जानते हैं, स्वभाव को जानते हैं। और जो लोग हमारे खानदान को, परिवार को जानते हैं,
वो जरूर मुझे आशीर्वाद देंगे। वो जरूर इस बात को समझेंगे कि जो मेरे परिवार में 30 साल से पंचायत राज में हम हैं, मेरी माँ सरपंच है, पिताजी निर्विरोध सरपंच रहे, ससुर साहब निर्विरोध सरपंच रहे, हमारे परिवार को जो लोग जानते हैं वहां, वो लोग मेरी मदद करेंगे, सर्व समाज मेरी मदद करेगा, आउटराइट जाके मेरी मदद करेगा। देखो अभी तक बीजेपी ने कोई टिकट फाइनल नहीं किया है, अभी भी अप्रोच तो कर ही रहे होंगे, आपको किसी न किसी के माध्यम से मैसेज पहुंचा रहे होंगे। देखो मैंने मना कर दिया, बिल्कुल साफ किस तरह से मना किया, वो बिल्कुल लैंग्वेज मैं जिंदा हूं जब तक भारतीय जनता पार्टी में, तो मैं नहीं चाहूंगा। मैंने ये वादा किया है, मैंने जनता को भरोसा दिया है। मैं तो जब जेल में था तब भी इस बात का मेरे पास आए थे कि भाई आप, मैंने कहा था भाई मेरे को जिंदगी भर आप जेल में डाल दो, और डाल ही रहे ना। अभी मैं जो कोई फ्री थोड़ी हुआ हूँ मुकदमों से, मेरी अभी भी एप्लीकेशन लगा रखी है मेरी जमानत खारिज करके और मेरे को जेल में डालने की, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। देखो मैं टूटूंगा झुकूंगा नहीं, चाहे मैं जिंदगी भर जेल में रह लूं, कुछ नहीं बचेगा तो घर जाके बैठ जाऊं, पर डर के और घबरा के कमजोर होके नहीं। अगर जनता पे भरोसा है, जनता जिस दिन मुझे नकार देगी, जनता जिस दिन नरेश को पहचानने से मना कर देगी, उस दिन नरेश अपने घर चला जाएगा। महाभारत के चक्रव्यूह में फंस गए, उधर से ओम बिरला भी घेरा हुआ है, वसुंधरा राजे ने भी घेरा हुआ है, शांति धारीवाल, प्रमोद जैन भाया, ऐसे किसे चक्रव्यूह में। जनता के भरोसे हूं बस, नीली छतरी वाले बाबा खाटू श्याम की कृपा और जनता का भरोसा, जनता का आशीर्वाद, यही मेरी ताकत है। बस एक अंतिम सवाल है कि अंता विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के बाद कुछ ऐसे मुद्दे तो होंगे जो आपके दिमाग में ख्याल में होंगे कि उनको मुझे करना ही है। अंता को भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा। किसी अधिकारी, कर्मचारी, थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम की औकात नहीं होगी कि वो किसी आम जन से 1 रुपया मांग ले, किसी पटवारी की, किसी भी सरकारी नुमाइंदे की औकात नहीं होगी आम जन से 1 रुपया मांग ले। जनता के लिए पूरा समय 24 घंटे जनता के लिए दूंगा, और जनता के लिए मर मिटने का जज्बे का जो है अभी तक उसको बरकरार रखूंगा, जनता के लिए काम करूंगा। एक दो सवाल इतर आपकी निजी लाइफ से ले रहा हूँ, राजनीति की सारी बातें हो चुकी है, कितना घंटा सोते हो? बिल्कुल चेहरे पर बिल्कुल ही मतलब थकान सी, मतलब फिर भी एनर्जी लेवल इतना जबरदस्त। जब से मैं जेल गया और 8 महीने जेल से निकलने के बाद में मुझे चैन ही नहीं है। अब मैंने तय कर लिया, जितने बड़े लोगों से मैं लड़ रहा हूँ उनसे लड़ने के लिए एक जो है तो पिछले दिनों मैं देख रहा हूँ कि मैं बहुत कम सो रहा हूँ, पूरे दिन भर पूरे समय सड़कों में लोगों के बीच में जा रहा हूँ। फैमिली वाले हो, बच्चे भी हैं, पत्नी माँ बाप सब है, बूढ़े माँ मुझे बाप। तो बाद में पता लगा कल की आज करवा चौथ है, मुझे ये भी पता नहीं था कि करवा चौथ है। बीवी तो डांट रही होगी कल तुम्हें इतना भी? नहीं नहीं, डांटना वाटना तो पत्नी ने नहीं डांटा? नहीं, इतना बोलचाल नहीं है हमारे, लिमिटेड काम की बात होती है। कुछ बात करती है तो क्या कहते हैं जब अनलिमिटेड बात करती है? नहीं, मेरा स्वभाव और मेरा नेचर ही इस तरह का है कि मैं शुरू से इस तरह का रहा हूँ कि कम ही बात होती, काम की बात होती, फालतू कोई बात ही नहीं होती। बच्चा भी आपकी तरह हो रहा है नीरज, बिल्कुल आप नरेश की स्टाइल में बिल्कुल जनता के लिए मतलब जुड़ा हुआ रहता है, जहाँ पढ़ने की उम्र है उसको कह रखा है भाई लोगों के बीच में रहो, अनुभव मिलता है। किताबों में जो अनुभव नहीं मिलता वो जनता के बीच में अनुभव मिलता है। जनता से जुड़ाव रहेगा, धरातल से जुड़ाव रहेगा तो ठीक रहता है। ज्यादा हाईफाई हो जाए, ज्यादा अच्छे, क्योंकि निर्जा मोदी स्कूल में पढ़ता है जयपुर में, मैं नहीं चाहता कि वो ज्यादा बड़े वीआईपीओं के बीच में रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने वालों के साथ रहे। मैं चाहता हूँ वो भी मेरी तरह, हमारी तरह धरातल पे रहे। तो जितना सिंपल रहोगे उतना ही ठीक रहता है। अभी भी सिंपल गाड़ी में घूमते हैं आजकल के युवा नेता, तो साला डिफेंडर विफेंडर बड़ी बड़ी मर्सिडीज ऑडी में घूमते हैं। बेटा तो कहता होगा ना पापा डिफेंडर में घूमिए, क्योंकि आजकल जिस तरह से मुझे सूट नहीं करता। मुझे ज्यादा बड़े कैफे में, ज्यादा बड़े मॉलों में, इनमें मेरे को सूट ही नहीं करता। मतलब यही टपरी, यही वाला जगह, खाली खाली जगह है, खेत किसान। मेरे को ज्यादा पैसे वालों के साथ भी मेरे को सूट नहीं करता। मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ, एक किसान परिवार में पैदा हुआ। मुझे मेरे जैसे लोग सूट करते हैं जो आम अपनी तरह ही बातें करें, जो दूध राबड़ी की घर बढ़िया बातें करे, ऐसे नहीं वो जो पिज्जा बर्गर खाने वाले, वो मेरे को सूट नहीं करता। ये गुस्से पर कैसे काबू कुछ प्रयास कर रहे हो क्या? गुस्से पर मतलब आ जाता है गुस्सा, क्योंकि आपको एक भावुक हो जाते हैं कभी कभी आप। देखो जो आदमी इमोशनल होगा वो गुस्से भी होगा, और जब कहीं किसी जगह लगता है कि यार गरीबों को, मतलब कमजोर लोगों को मारा जा रहा है, सिस्टम खराब हो गया, तब अपने आप एक करंट तो गुस्सा तो आता ही है। देखो, लेकिन कहीं गुस्सा अत्याचारियों पे, उनपे गुस्सा आता है। गुस्सा भगवान राम को भी आया था जब, क्या बोलते हैं, समुद्र ने मार्ग नहीं दिया था। कभी कभी गुस्सा होना भी लाजमी है। जिसके अंदर इमोशंस नहीं है,
भावना ही नहीं है, गुस्सा नहीं है, वो किस काम का व्यक्ति? आपके सामने किसी लड़की के साथ, महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं आया तो फिर काहे का काम आदमी है? जहाँ गलत हो रहा हो वहाँ गुस्सा आना लाजमी है, गुस्सा आना चाहिए। नरेश मैं काफी समय से देख रहा हूँ कि उंगलियां कट चुकी है, सब कुछ हो चुका है, स्लीपर नहीं पहन रखी है आपने। ये मैंने छोड़ रखी है। जिस दिन हाड़ौती को इन व्यापारियों से मुक्त करा दूंगा, हाड़ौती को आजाद करा दूंगा, हाड़ौती में किसानों को प्रतिनिधित्व दिला दूंगा, उस दिन जूते चप्पल पहन लूंगा। तो जब तक आप बिल्कुल, मैंने कह रखा है जब तक इन व्यापारी जो लोग की सोच के लोग हैं इनको विधानसभा लोकसभा में जाने से रोक दूंगा, उस दिन चप्पल पहनूंगा। एक सवाल ये है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करने के लिए आए थे और वहीं से आपने राजनीति करियर बनाया, ऐसा मैं क्या? सर राजनीति में कूदा नहीं था, मुझे जबरदस्ती राजनीति में लाया गया था। मैं तो, मेरा भी मन था सिविल सेवा में चला जाऊं, नौकरी लग जाऊं। बड़ा भाई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, छोटा भाई भी बैंक मैनेजर है, मेरी भी एक बहन है वो भी टीचर है, मैं भी नौकरी लग जाता। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि जबरदस्ती लड़कों ने, साथ वालों ने, मैं भग गया था तो गांव से उठाकर वापस ले आए और मेरे को चुनाव लड़ा दिया। फिर एक चुनाव लड़ा, शुरू का चुनाव लड़ा, हार गया, फिर दूसरा चुनाव लड़ा, वो जीत गया, फिर तीसरा चुनाव लड़ा, फिर हार गया, 2 बार एमएलए का चुनाव हार गया, अब एक बार और है, देखो ईश्वर क्या करता है। गुस्सा आ जाता है, लेकिन एनबीएन टीवी पर पहले भी मुस्कुराया था आपने, एक बार शहीद स्मारक पर, एक बार यहाँ पर आता रहता है मेरे पास मैसेज कि यार नरेश जी हमेशा कब मुस्कुराएंगे, आपके टीवी चैनल पे इंटरव्यू देते नहीं देते। नहीं नहीं, कोई आपके दर्शकों के लिए कुछ कहना? मुस्कान देखो अपने आप आती है, और अभी तो मुस्कान कैसे आई जब सिर पे चुनाव है। तो एक अंतिम मुस्कान, सवाल है मेरा आपसे। सरकार को 2 साल होने आए हैं, इस भाजपा सरकार को डबल इंजन की सरकार कहते हैं कि हमारी यहाँ भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। इन 2 सालों के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? बहुत संक्षेप। मुझे तो सरकार तो कहीं नजर नहीं आ रही। सीएम साहब सज्जन आदमी है, सीधे आदमी है। व्यक्तिगत तौर पर जो मैंने महसूस किया, और सीएम साहब को चारों तरफ से भाजपा में बैठे लोग फेल करने में लगे हुए हैं, ये बात मैंने अच्छी तरह महसूस की जब मैं जेल में था। लेकिन कानून की व्यवस्था की कोई नाम नहीं है, किस तरह से घटनाएं हो रही है, किस तरह से। और फिर मेरे को तो दुख इस बात का हुआ कि मैंने 2 पिपलोदी के मामले में 15 दिन अनशन रहा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आया नहीं मेरे से मिलने। मैं इसलिए सीएम साहब को टारगेट नहीं करता क्योंकि मैं जिन लोगों से लड़ रहा हूं वो सीएम साहब से भी बड़े हैं बीजेपी में। पिपलोदी का जो मामला था वो वसुंधरा जी से जुड़ा हुआ मामला था, तो वसुंधरा जी के सामने जिसे सीएम साहब उस दिन जाना चाह रहे थे झालावाड़, लेकिन वसुंधरा जी ने नहीं जाने दिया, और सीएम होने के बावजूद वहां नहीं जा पाए। पहले समरावताम जेल रहा तो बिरला जी ने वो कर दिया, वीटो कर दिया, और बिरला जी तो मेरे हाथ धो के ऐसे पीछे पड़े हुए हैं कि मुझे लगता है कि पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा मेरा, क्योंकि वो लोकसभा स्पीकर है, बहुत बड़े तीसरे पद पे बैठे हैं। कभी आपने भजन लाल जी को ये बात कही कि क्या ओम बिरला जी को समझाइए, मेरा हाथ धो के पीछे पड़े हुए, गलत गलत मुकदमों में फंसा? भजन लाल जी बीजेपी के मुख्यमंत्री, उनसे भी क्या कहूंगा, और क्या मेरी मदद करेंगे, और क्यों मेरी मदद करेंगे? क्योंकि मैं जब जेल से आया था तो 2 बार मैंने भजन लाल जी की वो कर दी थी, क्या बोलते हैं, तारीफ, तो सारे उनके पीछे पड़ गए, दिल्ली तक उनकी शिकायतें हो गई। तो लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं जो देखता हूँ आदमी, मैं भी तो महसूस करता हूँ, दूर से बेटा बेटे आदमी महसूस करते हैं कि वो आदमी किसान घर का व्यक्ति है, सज्जन आदमी है, लेकिन उनको ये चलने नहीं दे रहे, उनको जिस तरह से उनको पीछे पड़े हुए हैं सब लोग। तो मुझे लगता है कि उनको, मेरे को नहीं लगता उनको 5 साल गुजारने देंगे। ये 5 साल के पहले भजन लाल जी को ये हटा देंगे। कांग्रेस जैसे सत्ता पार्टी के लिए बात करी अपन ने, भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए भी क्या कहेंगे, जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए उनको? कांग्रेस में तो केवल राहुल गांधी जी को अपने मुख से ही नहीं, धरातल पे भी उनको बोलना करना चाहिए, जैसे वो आदिवासी दलितों के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। मेरे मामले में देख लो, मेरे को पार्टी में ज्वाइन नहीं कराया, जबकि मेवाराम जैन को ज्वाइन कराया। मेवाराम जैन स्कैंडल में शामिल होने के बावजूद जी, मेवाराम जैन कितने वोट पार्टी को दिलाता है वो सबके सामने। हरीश चौधरी के खिलाफ, हरीश चौधरी की भावनाओं के खिलाफ मेवाराम जैन को ज्वाइन करवाते हैं। नरेश मीणा टिकट मांगता है, नरेश मीणा को टिकट नहीं देके प्रमोद जैन भाया को टिकट देते हैं, जिसके अंत में 500 वोट है, मेरे 40,000 वोट है। राहुल गांधी जी को इस पर ध्यान देना होगा अगर कांग्रेस को जिंदा रखना चाहते हैं, तो नहीं तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा आपकी तरफ से निकली थी, राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि मोहब्बत की दुकान और युवाओं को जोड़िए, कांग्रेस को मजबूत बनाइए। ठीक है, आप भी तो युवा ही थे, आप भी तो उस तरफ लगे हुए थे पूरा,
आपके साथ ऐसी नाइंसाफी कांग्रेस ने की। ये जो घेरा बना लेते हैं ना नेताओं के आसपास के लोग, या उन तक बात ही नहीं पहुंचती, जैसे राजस्थान में हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है जो आज तो मेरे साथ हुआ है वो कल पायलट साहब के साथ भी होने वाला है कांग्रेस में। वन शॉट। जो मेरे साथ हो रहा है वो हो सकता है जैसे 2018 में भी हुआ था पायलट साहब के साथ, वो आने वाले समय में भी होगा। और हो सकता है कि एक दिन ऐसा है जो बेनीवाल जी, पायलट साहब और हम सब एक ही मंच पे रहे। क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी जिस तरह से षड्यंत्र कांग्रेस में चल रहे हैं उस तरह से पायलट साहब की पार पड़ने देंगे। जनाधार वाले नेताओं को कोई पसंद ही नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी में जनाधार वाले नेता हैं किरोड़ी लाल जी, उनके क्या हालात है, क्या ओहदा उनको बीजेपी ने दे रखा है। बेनीवाल जी का हम देख रहे हैं। जन आधार वाले लोगों को, जिसके साथ जनता है, उनको राष्ट्रीय पार्टियां स्वीकार करती ही नहीं है। प्रमोद जैन भैया को कांग्रेस ने टिकट दिया है। वो खुद पहले चुनाव हार चुके हैं। उन्हीं की सरकार में रहते हुए उन्हीं के विधायकों ने सवाल खड़े किए हैं प्रमोद जैन भैया के ऊपर, वो भ्रष्टाचारी है। अशोक गहलोत से सुनते रहे, कोई कार्रवाई नहीं करी। आज इस दुनिया में नहीं है कुंदनपुरा जी, भरत सिंह जी, लेकिन उन्होंने खूब प्रमोद जैन भैया के खिलाफ मोर्चा खोला कि उन्होंने सबूत तक जुटाए, बताया कि प्रमोद जैन भैया भ्रष्टाचारी है। इस पर क्या कहें? देखिए, आज भरत सिंह जी, कुंदनपुर साहब अगर जिंदा रहते और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ता तो वो मेरे साथ खड़े रहते, ओपनली मेरे साथ आकर वो मेरा प्रचार प्रसार करते, मुझे चुनाव जिताते। क्योंकि उन्होंने मेरे को देवली उनियारा में भी मेरी मदद की। उन्होंने एक बार मेरी एसटी सीट खुल गई थी, उसको रुकवाया उन्होंने। भरत सिंह जी ने लेटर लिखा, अशोक गहलोत साहब जब सरकार में थे। भरत सिंह जी ने भ्रष्टाचार, क्योंकि वो एक ऐसे राजस्थान की राजनीति में लास्ट ईमानदार व्यक्ति थे, सिद्धांत की राजनीति करते थे। और भरत सिंह जी ने प्रमोद जैन भाया को जिस तरह से नारा दिया, खाया रे खाया, खूब खाया, भाटा खाया, रेत खाया, उसके बावजूद भी लेकिन सीएम साहब ने, अशोक गहलोत जी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। और एक बार वो जब 12 अशोक जी गहलोत साहब गए तो रास्ता रोक के बैठ गए, और गहलोत साहब सड़क पर नहीं आए थे, हेलीकॉप्टर से लेके आना पड़ा था। लेकिन अब अशोक जी गहलोत साहब डोटासरा जी उनके अंतिम क्रिया में गए, और उसके बावजूद भी उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि तो जब होती, जब वो भरत सिंह जी की बात को मानते, उनकी बात को मानकर प्रमोद जैन भाया की जगह किसी अच्छे व्यक्ति को टिकट देते। मेरे को नहीं, किसी अच्छे व्यक्ति को टिकट देते, लेकिन दुर्भाग्य है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब के जो अंतिम क्रियाक्रम में बहुत हजारों लोग आए थे, और जो लोग भरत सिंह जी को मानते हैं, भरत सिंह जी की ईमानदारी, उनकी राजनीति को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उन तमाम लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि वो अंत में आए। और भरत सिंह जी की जो अंतिम इच्छा थी, भरत सिंह जी की अंतिम इच्छा यही थी कि इन भ्रष्ट नेताओं को मैं राजनीति से दूर करूं, प्रमोद जैन भाया को राजनीति से हटाऊं। तो ये मौका है उनके लिए। भरत सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही रहेगी, वो सारे लोग आकर और प्रमोद जैन भाया के काले कारनामों को जनता तक पहुंचाए और इसकी जमानत जब्त करवाए। प्रमोद जैन भैया खुद भी, उनकी जब फ्यूनरल हो रहा था, दाह संस्कार हो रहा था, कि अशोक गहलोत के बगल में वो बैठे हुए थे, उन्होंने एक पोस्ट डाला और उन्होंने बोला भी था कि कुंदनपुरा, जो भरत सिंह जी कुंदनपुरा मेरे गुरु है, राजनीति गुरु, पिता समान है। और वो उसी पिता ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। प्रमोद जैन भाया को 12 में जो लोग जानते हैं, जनता जानती है हाड़ौती की, प्रमोद जैन भाया के टेबल पर हमेशा एक पानी का गिलास रहता है, उसके बगल में एक बेटे की तस्वीर रहती है। वो व्यक्ति पानी के गंगा जी उठाकर सोगन खाने में, बेटे के तस्वीर पे हाथ लगा के सोगन खाने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। आपके चैनल के माध्यम से मुझे लगता है कि अभी भी उसने कम से कम 10 लोगों को ये कहा कि तुझे टिकट दिलाऊंगा, तुझे टिकट दिलाऊंगा, तुझे टिकट दिलाऊंगा। देता किसी को नहीं, केवल झूठा है, झूठा है, झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं जानता। प्रमोद जैन भाई ने आपको भी बोला होगा कभी टिकट के नहीं, लिए? मेरी तो कभी बात ही नहीं हुई जिंदगी उससे। मैं ऐसा तो कैसे लोग से क्या बात करूं।